हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 10,000 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 8 में। इसके अंतर्गत हम आप लोगों के साथ जीएस के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन्हीं को शेयर करते हैं। इससे पहले इस सीरीज से संबंधित 7 वीडियोज आ चुके हैं जिनकी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष जो कि निर्वाचित होने के पश्चात भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं वो कौन है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो यह पहली बार 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने योजना आयोग समिति का गठन किया जिसके कि अध्यक्ष नेहरू जी बनाए गए थे, और एक विज्ञान परिषद का गठन किया जिसके कि अध्यक्ष विश्वेश्वरैया थे। 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का पुनः वार्षिक अधिवेशन होता है और एक बार फिर से सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष पद के दावेदार के रूप में खड़े होते हैं, किंतु तब तक उनकी कार्य पद्धति के कारण उनके बीच में और गांधी जी के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो चुका होता है। इसलिए गांधी जी नहीं चाहते हैं कि बोस जी एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसी संदर्भ में उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को उनके अगेंस्ट में खड़ा किया, किंतु चुनाव के पश्चात एक बार फिर से बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रूप में निर्वाचित होते हैं। इस संदर्भ में गांधी जी का कहना था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, इसलिए वो कांग्रेस से दूरी बना लेते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 3 मई 1939 को कांग्रेस के ही अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। अगर हम नेली सेनगुप्ता की बात करें तो ये 1933 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद बनती हैं। जेबी कृपलानी की बात करें तो ये 1946 के कांग्रेस अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुने जाते हैं और भारत की आज़ादी के समय यही कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो यह पहली बार 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं और ये कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए भी निर्वाचित हुए हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के दौरान भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा की बात करें तो ये चार्ल्स वुड की जो घोषणा थी उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही है। 1854 ईस्वी में ये वुड्स घोषणा की गई थी। वुड्स जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष थे और इस दौरान जो गवर्नर था वो डलहौजी था। यह पहला व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत व बहुआयामी शिक्षा प्रस्ताव था। इसी कारण इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके अंतर्गत जो प्रावधान थे जैसे कि जनसाधारण की जो शिक्षा का दायित्व होगा वो सरकार का होगा, उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी जबकि स्कूली स्तर पर देसी भाषा में शिक्षा दी जाएगी। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की बात की गई और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की गई। इसके साथ साथ स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी विश्वविद्यालय और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की भी स्थापना की बात की गई। साथ ही साथ शिक्षा में निजी प्रोत्साहन के लिए अनुदान सहायता की भी शुरुआत इसी दौरान की गई थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन जो भारत आया था उस दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए लॉर्ड लिलिथिगो, जो कि 1936 से लेकर 1943 तक भारत का वायसराय था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए थे, कुछ प्रस्ताव दिया गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और एक भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। उसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और यह कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और यदि कोई भी प्रांत इस संविधान से सहमत नहीं है तो उसे उससे पृथक होने का और अपना एक अलग संविधान बनाने का भी अधिकार होगा। इसके साथ साथ जो देसी रियासतें होंगी उन्हें भी अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा, जिससे कि यह महसूस होता है कि यह भारत को कई टुकड़ों में विभाजित करने की एक साजिश थी। इसके अलावा यह कहा गया कि भारतीयों को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार और ये जो संविधान सभा होगी इनके बीच में एक
समझौता किया जाएगा। ना तो कांग्रेस और ना ही मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव से सहमत होती है और इसी के संदर्भ में कुछ समय पश्चात अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका निम्नलिखित में से कौन से मनरेगा के उद्देश्य हैं? अगर हम मनरेगा की बात करते हैं तो यह 7 सितंबर 2005 को शुरू किया गया था। यह इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो भी ग्रामीण परिवार होगा उसके एक वयस्क सदस्य को कम से कम 100 दिनों तक न्यूनतम रोजगार दिया जाएगा। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो असेट्स का निर्माण करना भी रहा है, जैसे कि भवनों का निर्माण, तालाबों का निर्माण आदि। साथ ही साथ सूक्ष्म सिंचाई एवं वाटर मैनेजमेंट को भी प्रोत्साहित करना इसका एक उद्देश्य रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है वो है रूरल इनकम को बढ़ाना और स्त्रियों का सशक्तिकरण करना। तो इसलिए इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन ई इसका एक सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान था जिसने कि भूमि की पैमाइश करने के पश्चात उसके जो आधी फसल होगी उसको टैक्स के रूप में मांग की थी। यानी कि भूमि की पैमाइश करवाई उसने और उसके पश्चात उस भूमि में जो भी आधी फसल होगी उसको टैक्स के रूप में लिया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन किया और ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने कि अनुमान आधारित भू राजस्व पद्धति को समाप्त कर दिया और भूमि की पैमाइश कराई और उस भूमि में जो भी आधी फसल होगी उसको टैक्स के रूप में स्वीकार किया जाएगा। बर्नी ने इसकी भू राजस्व पद्धति को मसाहत पद्धति कहा था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति वो किसके द्वारा इस्तेमाल की जाती है? तो जो जुडिशियल रिव्यू है इसकी जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग संविधान में प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन कई सारे आर्टिकल हैं जिनकी की व्याख्या में न्यायिक पुनरावलोकन आता है। जैसे कि आर्टिकल 13 की बात करें तो ये कहता है कि राज्य किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करता हो। यानी कि ऐसी कोई विधि बनाएगा तो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होगा वो उस विधि को निरस्त कर सकता है। इसके लिए वो किसकी प्रयोग करेगा? जुडिशियल रिव्यू की पावर का प्रयोग किएगा। इसी तरीके से आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ उपायों का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आर्टिकल 131 से लेके 137 तक जो भी प्रावधान है उनमें भी जुडिशियल रिव्यू की पावर आती है। 251, 254, 246, 245 और आर्टिकल 372(1) में भी जो प्रावधान है वहाँ से भी जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में यानी कि एयर पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, लाइकेन। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन जो कवक और फंगस होते हैं, शैवाल और जो फंगस होते हैं उनके सहजीवी के रूप में लाइकेन्स बनते हैं। जब कवक और फंगस सहजीवी रूप में आते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, तो वो लाइकेन्स का निर्माण करते हैं। जब भी कभी एयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसकी मात्रा अधिक होगी तो वहाँ पर लाइकेन अनुपस्थित है। लाइकेन एक काई के जैसे दिखाई पड़ता है, जैसे जहाँ लकड़ियाँ होती हैं जंगलों में, अब वो ऐसे पड़ी हुई हैं और तो उनके ऊपर कुछ हरा हरा सा कोई पदार्थ जैसा कुछ आ जाता है, तो इसी को हम लाइकेन कहते हैं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पर तो वहाँ पर लाइकेन्स नहीं पाए जाएंगे, तो इसलिए इसका प्रयोग वायु प्रदूषण सूचकांक के रूप में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो मिड डे मील स्कीम 15 अगस्त 1995 को लॉन्च की गई थी। यह एक भारत सरकार की योजना है। पूरे देश में प्राथमिक और लघु माध्यमिक जो विद्यालय हैं वहाँ के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क देना इसका एक उद्देश्य रहा है। इससे होगा क्या कि वहाँ पर छात्रों का नामांकन बढ़ेगा, इनरोलमेंट बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त उनकी उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस बढ़ेगी
और साथ ही साथ जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है वो है उनके न्यूट्रिशन लेवल यानी कि पोषण स्तर में सुधार करना इनका एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त 1995 को ये एक केंद्र प्रायोजित यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टू प्राइमरी एजुकेशन के नाम से इस योजना को शुरुआत किया गया, जिसे कि चर्चित रूप से हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बैसल कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो बैसल कन्वेंशन की बात करें तो ये 22 मार्च 1989 को साइन किया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और 5 मई 1992 को ये प्रभावी हुआ था यानी कि इफेक्टिव हुआ था। इसका जो उद्देश्य है वो जो भी खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी कि जो हजार्डस वेस्ट हैं उनके मूवमेंट्स को, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रोकना है और उनका डिस्पोजल को नियंत्रित करना है यानी कि उनका प्रबंधन करना है। रेडियोधर्मी जो भी सामग्रियां होती हैं वो इस कन्वेंशन के दायरे से बाहर होती हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा पदार्थ जो किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधि से संबंधित है उसे भी इसके कन्वेंशन के दायरे से बाहर रखा गया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने इस पर साइन तो किया है किंतु इसको रेटिफाई नहीं किया है। जब तक रेटिफाई नहीं करेंगे तब तक ये इसके जो बैंस या इसके जो नियम कानून हैं वो इनके ऊपर लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त जो भी अमीर देश हैं जैसे कि अमेरिका ब्रिटेन जैसे देश हैं उन्होंने भी इसे रेटिफाई नहीं किया है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है कि जो बेसल कन्वेंशन है उसका उद्देश्य क्या है, हजार्डस वेस्ट के ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को कंट्रोल करना और उनका डिस्पोजल को नियंत्रित करना है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 यहाँ के नागरिकों को कौन सा अधिकार की गारंटी देता है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 यहाँ के नागरिकों को इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की गारंटी देता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष समता, यानी कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे उसकी पद प्रतिष्ठा हैसियत कुछ भी हो, सभी के लिए समान विधि ही लागू होगी। ये कहाँ से लिया गया था? ये विचार ब्रिटेन से लिया गया था और ये एक नकारात्मक विचार है, समता का एक निगेटिव विचार है। अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो इसका तात्पर्य क्या है? विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण का मतलब है कि अगर परिस्थितियां समान होंगी तो व्यवहार भी समान होगा और परिस्थितियां असमान होंगी तो व्यवहार भी क्या होगा? असमान होगा। यानी कि जो विधि है उसका उद्देश्य जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण करना है। तो इसका अगर हम व्यापक तात्पर्य देखें तो क्या होगा कि समानता के अंतर्गत भेदभाव भी संभव है, यानी कि वो भेदभाव किया जा सकता है बशर्ते कि वो भेदभाव कैसा होना चाहिए? तार्किक होना चाहिए। अब तार्किक भेदभाव की बात संविधान में कहीं भी नहीं की गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट समय समय पर यह निर्धारित करता है कि यह भेदभाव तार्किक है या अतार्किक। अगर अतार्किक भेदभाव होगा तो वो उस नियम कानून को रद्द कर देगी। इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो अभिनंदन सर ने बनाया हुआ है जो कि आप पॉलिटी के सेक्शन में देख सकते हो, मूल अधिकारों के सेक्शन में। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि जो ऐसा कौन सा बिल है जिसके अंतर्गत एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन सरकार के द्वारा प्रपोज्ड किया जाता है, यानी कि किस बिल के द्वारा वार्षिक कर आरोपण या कर के निर्धारण की बात की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल क्या होता है? ये वित्त से संबंधित जो भी बिल होता है उसे फाइनेंस बिल कहते हैं। ये बजट पारित होने के अंतिम चरण में सरकार, मंत्रालय या मंत्रिपरिषद के द्वारा करारोपण के संबंध में प्रस्तुत विधेयक होता है। ये मनी बिल का ही एक पार्ट है, ये जो फाइनेंस बिल बजट के बाद जो प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम व्यापक रूप से बात करें तो फाइनेंशियल बिल क्या होता है? वित्त से संबंधित कोई भी विधेयक होगा तो वो फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत आता है। इसके आर्टिकल 110 से लेकर आर्टिकल 117 तक इनके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 110 मनी बिल से संबंधित है और आर्टिकल 117 में मनी बिल के साथ साथ अगर उसमें प्रशासन से संबंधित कोई बात हो जाती है तो वो आर्टिकल 117 के अंतर्गत फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत आते हैं। तो मनी बिल में लोकसभा को व्यापक अधिकार है और राज्यसभा का अधिकार सीमित है, जबकि जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं उनमें राज्यसभा को भी बराबर का अधिकार दिया गया है।
बढ़ते हैं हमारे अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर में इंजेक्ट करने के बाद ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करता है। हीमोग्लोबिन किस लिए आवश्यक होता है? हीमोग्लोबिन हमारी जो बॉडी होती है उसमें ऑक्सीजन के परिसंचरण के लिए आवश्यक होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक अनस्टेबल तत्व बनाता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर में जहाँ भी हमारे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति करता है। किंतु अगर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO इसका फार्मूला होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर शरीर में पहुंचता है तो ये इसकी जो हीमोग्लोबिन से अट्रैक्शन पावर है वो ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक होती है, और ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक स्टेबल तत्व बना लेता है और हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम करता है। धीरे धीरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है अगर उसे पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले तो। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसका जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड सही है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के साथ कौन सा देश है जो कि नसीम अल बहार नामक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ओमान। 1993 से ओमान के साथ भारत ने एक द्विवार्षिक यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पे आयोजित होने वाले एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत की थी। इसे सी ब्रिज एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में जनवरी 2020 में इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया था, जो कि गोवा के मारगुमाओ तट पर आयोजित किया गया था। इससे पहले 2017 में ओमान के मस्कत तट पर इसका आयोजन किया गया था ओमान के द्वारा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा नेशनल पार्क है, पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसने कि जानवरों के लिए एक क्वारंटाइन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल रीजन में स्थित है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी हैली नेशनल पार्क के रूप में, और 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया था। यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है जिसे कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहा जाता है, और ये टाइगर के संरक्षण से संबंधित है। अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो जो रणथंभौर नेशनल पार्क है ये राजस्थान में है, और राजस्थान के सवाई माधोपुर में है, और इसका संबंध भी किससे है? टाइगर के रिजर्वेशन से संबंधित है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये असम में स्थित है। असम के गोलाधार और नांगांव जिलों में ये स्थित है, और इसका जो संबंध है वो एक सींग वाले गैंडे, जो एक सींग का गैंडा होता है जिसे कि भारतीय गैंडा कहा जाता है, उसके संरक्षण से संबंधित है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है, और एशियाटिक शेरों का इसे एकमात्र संरक्षण निवास स्थान या संरक्षण स्थल कहा जाता है। तो इसका संबंध किससे है? शेरों के संरक्षण से है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां पर एलिफेंट्स की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बोत्सवाना। बोत्सवाना अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 23 लाख है, किंतु यहाँ पर हाथियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और ऐसा कहा जाता है कि विश्व का लगभग 1/4 हाथियों की जनसंख्या बोत्सवाना में ही स्थित है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो हाथियों की सबसे ज़्यादा संख्या है वो कर्नाटक में है। इसके पास असम का नंबर आता है और फिर केरल का नंबर आता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसमें कि अमेजन रेन फॉरेस्ट का, अमेजन वर्षा वनों का सर्वाधिक हिस्सा आता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो ये जो दक्षिण अमेरिका है इसका यहाँ पर ये स्थित है, और ये विश्व के सबसे बड़े वर्षा वनों में एक है, और विश्व का जो सारे वर्षा वन है उनका लगभग आधा भाग ये अमेजन रेन फॉरेस्ट के ही अंतर्गत आता है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में लगभग इसका 60% हिस्सा आता है। इसके बाद पेरू में नंबर आता है, पेरू में लगभग 13% हिस्सा है, जबकि कोलंबिया में लगभग 10% अमेजन रेन फॉरेस्ट का हिस्सा आता है।
अगर हम अन्य देशों की बात करें तो सूरीनाम, बोल्विया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, इन सब में भी अमेजन रेन फॉरेस्ट के थोड़े थोड़े हिस्से आते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट चौड़ी पत्ती वाला एक नमी युक्त वन है और ये ट्रॉपिकल वनों में यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी सर्वाधिक जो बायोडाइवर्सिटी है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट में ही पाई जाती है और इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किस सदन का सदस्य होता है। तो भारत का वाइस प्रेसिडेंट दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है, संवैधानिक होता है, संवैधानिक पद है ये, और ये राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, किंतु यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना ही लोकसभा का, ना ही राज्यसभा का और ना ही किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य होता है। अगर इनमें से लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का कोई भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचित होता है तो यह समझा जाएगा कि उसका जो सदन का जो सदस्यता का जो पद है वो अपने आप समाप्त हो गया है, रिक्त हो चुका है। इसलिए जो सही उत्तर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी, कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि विली विली क्या है। तो विली विली एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो ऑस्ट्रेलिया के निकट आता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो ये अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम होता है, जैसे कि जो चाइना सी है या पैसिफिक ओशियन की बात है तो वहाँ पर इसको टाइफून नाम से जाना जाता है, जबकि वेस्ट इंडियन आइलैंड जो है, कैरेबियन सी या अटलांटिक सी की बात करते हैं तो वहाँ पर इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है, जबकि वेस्ट अफ्रीका जो है उसका जो गिनी लैंड है या साउदर्न यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन को टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है, और अगर नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वहाँ पर इसको विली विली के नाम से जाना जाता है। इंडियन ओशियन में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन ही किया जाता है और यहाँ पर इसके नाम की जो पद्धति है वो अलग है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि इसके अंतर्गत कुछ मूवमेंट्स दिए गए हैं, किसान विद्रोह दिए गए हैं और उससे संबंधित कुछ राज्य दिए गए हैं। हमें ये निर्धारित करना है कि कौन सा मूवमेंट किस राज्य से संबंधित है और सही कॉलम का चुनाव करना है। तो अगर हम बिजोलिया मूवमेंट की बात करें तो बिजोलिया मूवमेंट राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के मेवाड़ के किसानों के द्वारा 1897 से लेकर के 1941 तक लगभग ये आंदोलन चला था और ये ऐसा माना जाता है कि ये सर्वाधिक समय तक चलने वाला एकमात्र अहिंसक आंदोलन था। मोपला विद्रोह की बात करें तो ये केरल के मालाबार तट से संबंधित है और यहाँ पर मोपला यानी कि जो मुस्लिम किसान थे उनके द्वारा आंदोलन किया गया था क्योंकि जमींदारों के द्वारा इनका शोषण हो रहा था। 1921 से लेके 1922 तक इस आंदोलन चला था। पाबना विद्रोह की बात करें तो ये बंगाल से संबंधित है। 1873 में वहाँ के किसानों के द्वारा जमींदारों के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था क्योंकि उन्हें उनकी भूमि से बेदखल किया जा रहा था। रामोसी मूवमेंट की बात करें तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में 1822 में ये प्रारंभ हुआ था और भूमि का कर बढ़ा दिया गया था। इसके संदर्भ में पूर्व मराठा सैनिकों का यह एक विद्रोह था। उमाजी के नेतृत्व में दूसरी बार फिर से विद्रोह किया गया था और इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार ने स्वीकार किया कि विद्रोहियों को भूमि अनुदान दिया जाएगा और पहाड़ी पुलिस में उन्हें नौकरी दी जाएगी। इसके पश्चात ही यह रामोसी मूवमेंट समाप्त हुआ था। इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, यानी कि 5, 3, 1 और 4। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होगा। सर्वाधिक उपयुक्त तरीका, तो गांधी जी के आदर्शों की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट के समय में वो सबसे जो महत्वपूर्ण अस्त्र का प्रयोग करते थे वो था सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है कि भौतिक शक्ति के, नैतिक शक्ति के आगे झुकाने का एक तरीका होता है, अहिंसक होता है, सत्य का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कई उपाय किए जाते हैं, जैसे कि असहयोग किया जाता है, नॉन कोऑपरेशन। इसके अलावा बातचीत बंद कर दी जाती है, मौन व्रत धारण कर लेते हैं, भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं, उपवास शुरू करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
जो हमारा ऑप्शन बी है, नॉन कोऑपरेशन एंड सस्पेंशन ऑफ टॉक्स, ये सबसे उपयुक्त तरीका है गांधी जी के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान नवंबर 2000 में इसके बारे में नवंबर 2000 में इसकी मंजूरी मिली थी और 2001 में इसकी विधिवत शुरुआत हुई थी। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही है। सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य था वो क्या था कि 2010 तक जो 6 से 14 आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसी संदर्भ में 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित किया गया था। इसके अंतर्गत राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी और 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात को संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में भी सम्मिलित किया गया था, जो कि 51 क में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो भारत में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, SDG गोल, उनका देखने के लिए जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कौन सी अथॉरिटी उनके इम्प्लीमेंटेशन की देखभाल की जिम्मेदारी रखती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एक नीति आयोग। नीति आयोग संस्था को ये अधिकार दिया गया है, ये जिम्मेदारी दी गई है कि SDG जो गोल्स हैं उनको भारत में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी जो श्रीरंगपट्टनम संधि है वो किस युद्ध के पश्चात साइन की गई थी? तो श्रीरंगपट्टनम संधि थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद टीपू और अंग्रेजों के बीच में साइन की गई थी। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन थर्ड है यानी कि तीसरा वो सही है। अगर हम एंग्लो मैसूर युद्ध की श्रीरंगपट्टनम संधि की बात करें तो इसके अंतर्गत टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों को दे दिया गया था और क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम उसके ऊपर आरोपित की गई थी और उसके पुत्रों को भी अंग्रेजों ने बंधक बना लिया था। ये जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार था वो टीपू और अंग्रेज निजाम तथा मराठों के त्रिगुट के बीच में लड़ा गया था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार की बात करें तो ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था और इसके पश्चात जो संधि हुई थी उसे मद्रास संधि कहते हैं। जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार था वो 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, और हैदर अली की इस दौरान मृत्यु हो जाती है और फिर टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के बीच में मंगलौर की संधि की जाती है। इस समय जो जनरल था भारत का गवर्नर जनरल वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर 90-92 में थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है, कॉर्नवालिस उस समय अध्यक्ष था और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है इस युद्ध के पश्चात। और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और फिर उसके पश्चात वाडियार वंश के राजकुमार तथा अंग्रेजों के बीच में सहायक संधि की स्थापना की जाती है और पूरा मैसूर अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में कौन कौन से प्रदेश सम्मिलित हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ये चारों के चारों राज्य असम गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं, इसलिए जो ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द अबव ये सही है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के अलग हाई कोर्ट स्थित हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट न सिर्फ इन 4 राज्यों को बल्कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों को कवर करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा बिल है जिसे कि पास करने के लिए संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि संविधान संशोधन बिल। संविधान संशोधन बिल की बात करें तो ये संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 के तहत इसके नियमों या प्रावधानों की बात की गई है। इसमें 2 प्रकार के संशोधन शामिल हैं। पहला संशोधन कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विशेष बहुमत होना चाहिए और दूसरा तरीका है कि विशेष बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत, और दूसरा कि इन दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ साथ आधी राज्य विधानसभाओं का भी
उनको अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।